नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टाइम्स एमपी। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मिश्रा। नमस्कार। आज हम बात करेंगे टाइम्स एमपी पर एमपी की। बिल्कुल। मध्य प्रदेश देश का दिल, राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी पारा गर्म है। ये हैं पड़ोसी प्रदेश। और गुजरात बीजेपी जीत चुकी है, बीजेपी की प्रयोगशाला, बीजेपी का गढ़, 27 साल से बीजेपी। और इन सब के बीच में मध्य प्रदेश में कमलनाथ फैक्टर जो था वो निरंतर अभी भी जनता उसी को आगे रख के चल रही है। 1.5-2 महीने पहले के क्या हालात थे, आज के क्या हालात हैं, कितना बदला है, मध्य प्रदेश का चुनावी गणित क्या आकलन है आपका? अरविंद जी, अगर हम बात 1.5 महीने पहले की करें तो 1.5 महीने पहले मध्य प्रदेश के हालात कुछ और थे। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ने बहुत कुछ गेन किया है और तमाम सारे सर्वे, मीडिया सर्वे और ये सब कांग्रेस को कहीं ना कहीं आगे बता रहे थे भाजपा से। लेकिन चुनाव की कमान, मध्य प्रदेश भाजपा चुनाव की कमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने संभाली। उसके बाद उन्होंने काफ़ी कुछ, जिस तरह से हम प्रदेश के अलग अलग जगहों में, और हमारे जो संवाददाता हैं, हमारे साथी हैं, पत्रकार साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, उनसे जो चर्चा की तो ये बात सामने आई कि बीजेपी ने वापस अपने आप को कमबैक किया है। और रही बात, अगर हम बात चंबल क्षेत्र की करें, हम महाकौशल की करें, हम रीवा बेल्ट की करें, बघेलखंड की, जी, विंध्य क्षेत्र की, तो इन क्षेत्रों में कांग्रेस आज भी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, ऐसा हमारे साथियों का कहना है। ठीक है। और बात अगर हम मालवा निमाड़ की करें, बात बुंदेलखंड की करें, बात भोपाल वाले इस बेल्ट की करें, तो यहाँ पर भाजपा काफ़ी कुछ मजबूत स्थिति में है। अच्छा, तो ये वो इलाके हैं मालवा निमाड़ वगैरह जिसने सरकार छीन ली थी बीजेपी से, इतना एक तरफा प्रदर्शन हुआ था, वहाँ पर कमबैक किया है। तो ऐसी स्थिति में इस बार भी जो चुनाव के परिणाम हैं वो, अगर हम बात करें 2018 के चुनाव, बिल्कुल वैसे ही कश्मकश वाले, वैसे ही कश्मकश। 2018 का जब चुनाव परिणाम घोषित हुआ तो उस समय कहीं खुशी कहीं गम, और वो खुशी की जगह गम और गम की जगह खुशी ऐसे बदलती चली जा रही थी। लास्ट मोमेंट तक इन पार्टी के बड़े नेताओं को भी ये पता नहीं रहता है कि सत्ता में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये उस दौरान तो हालांकि सभी करते हैं। जी हाँ। तो ऐसी ही स्थितियां इस बार भी कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। मतलब बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा ने अपने आप को काफी अच्छी स्थिति में किया। आपका, अगर मैं लब्बो लुबाब समझूं, जो आपने पूरे मध्य प्रदेश के आपके साथी पत्रकारों से बात की, मैंने भी जैसे बात की, तो कुछ पत्रकार साथी हैं वो बिटवीन द लाइन, मतलब उनकी कोई विचारधारा हो सकती है, वो निश्चित तौर पर मैं भी कहीं ना कहीं तो वोट दूंगा, आप भी कहीं ना कहीं वोट देंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हम खुली आंखों से देखने की कोशिश करें और इस तरह से बात का एनालिसिस करें कि हमारे साथियों ने हमें उसके पीछे के रीजंस क्या बताएं, हमारे सवालों के जवाब क्या दिए। सवाल हमारा यही था कि 1.5 महीने पहले स्थिति क्या थी, कैंडिडेट चुन लिए जाने के बाद स्थिति क्या थी, कैंडिडेट भाजपा ने एक रणनीति के तौर पर जब तेजी से कदम उठाए, वहीं से ये पता चल गया था कि कहीं ना कहीं जो एक कैडर है मध्य प्रदेश का, काफ़ी मजबूत माना जाता है बीजेपी का, और हारे या जीते कैडर मजबूत है। तो उसमें उनको जो संदेश गया, 3-4 तरफ से जो अवलोकन करते हैं, उसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी अपना एक रिसर्च होता है। हाँ, सभी करते हैं, पोलिंग बूथ पे बैठ के होती हैं। उसके आधार पर कहीं ना कहीं ये लगा, जब ही ऐसा हुआ केंद्रीय मंत्रियों को आगे कर देना, क्योंकि अगर ये सिर्फ दिल्ली में होते ये मंत्री, केंद्रीय मंत्री या सांसद, और शिवराज का चेहरा बिल्कुल आगे होता, ये बात चर्चा में निश्चित तौर पे मानी जा रही थी और मानी गई है। निश्चित तौर पे ये जो सिनेरियो बन रहा है उससे पता चलता है कि सारे जो ताकतवर कैंडिडेट थे उनको चुनावी मैदान में, जंग में राजनीतिक रूप से उतारा गया। क्योंकि यदि ये दिल्ली में होते तो हो सकता है या तो निष्क्रिय होते या उस तेवर के साथ काम नहीं कर पाते, या उस तरह से परफॉर्मेंस देने के लिए जो एक ऊर्जा लगती है वो नहीं लगाते, ये माना जा सकता है। क्योंकि आपके हाथ में जिम्मेदारी दे देना या दूर से कमांड करना, दोनों में अंतर है। तो ये जितने भी दिग्गज नेता हैं जो अपने अपने क्षेत्र, प्रहलाद पटेल हुए, कैलाश विजयवर्गीय हुए, आपने बताया जो भी नाम लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, चंबल की बात करें तो वहाँ पर अगर बीजेपी बहुत कमज़ोर भी होगी तो नरेंद्र सिंह तोमर का और ज्योतिरादित्य सिंधिया का फैक्टर वहाँ काम करके कुछ बराबरी पे भी अगर ले आता है तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बोनस है। तो उन्होंने क्या करा है आप जानते हैं,
सबको आगे लगा दिया, बिल्कुल। और फिर सबके मन में मोदी। और बड़े नेता हवा बना सकते हैं, बिल्कुल, बड़े नेता हवा बना सकते हैं, बड़े नेता बिगुल बजा सकते हैं, कह सकते हैं संगीत, जैसे हम कहते हैं हमारी भाषा में ट्रैक तैयार कर सकते हैं, लेकिन वहां का उम्मीदवार एनालिसिस किया जाता है। यानी वो जो हवा बनी है उसको वोट में तब्दील करने का काम तो कैडर, कार्यकर्ता और उस पर्टिकुलर उम्मीदवार की छवि और उसका जो अंदाज रहा है चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान, वो तमाम चीज़ें भी, मतलब हो सकता है कि हवा तो बना दे मोदी जी, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट करने वाली जो ताकत विधायक में होना चाहिए या विधायक उम्मीदवार में होना चाहिए, वो अगर कमजोर पड़ गई तो नहीं अरविंद जी, इधर-उधर हो जैसे सकता है। अब मैं आपको एक सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। मैं बात करता हूँ इंदौर की। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय को जिस तरह से उतारा गया, अब इस सीट की अगर हम बात करें तो कमलनाथ जी ने 1 साल पहले ही वहां से संजय शुक्ल की घोषणा कर दी थी कि यहाँ से हमारे उम्मीदवार संजय शुक्ला रहेंगे। संजय शुक्ला 1 साल से मेहनत कर रहे थे, महापौर के लिए भी हार गए, लेकिन फिर भी मेहनत जारी रही। और उनकी मेहनत ऐसी थी कि इस बार ऐसा माना जा रहा था कि वो 1 नंबर जो सीट है वो संजय शुक्ला की झोली में है, कांग्रेस की झोली में है। लेकिन अब एक सीट जैसे ही वहां से कैलाश विजयवर्गीय को उस सीट पर उतारा गया, तो वो जो एक तरफा वन साइडेड जो मामला नजर आ रहा था, निश्चित तौर पर कांटे की टक्कर वाली बात आ गई। वो इसीलिए वही मैंने कहा कि एक सीट का गणित रखा। बिल्कुल। उनने बोला कि देखिए 1936 या 39 समय से पहले ऐसा कभी नहीं करती है बीजेपी, जो जिस तरह से घोषित की है। ये अमित शाह की रणनीति कि जहां पर आप हार गए हैं जिस बेल्ट में कांग्रेस से या कम मार्जिन पे रहे हैं, वहां पे पहले से ही सारे उम्मीदवार घोषित करके तैयारियां कर दे ताकि डैमेज कंट्रोल हो जाए और मजबूत दावेदार। और कांग्रेस में आपने देखा होगा कि बड़े चेहरे के तौर पर मैं कहूं तो अभी भी कमलनाथ हैं, रणनीति के तौर पर दिग्विजय सिंह है पीछे से, और वहां पर आप देखें तो डोर पूरी कमलनाथ ने हाथ में रखी है। राहुल प्रियंका आए हैं और गए हैं स्टार प्रचारक के तौर पर, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ शो, अमित शाह, लगातार नरेंद्र मोदी का भी इंदौर का शो, और नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी की गारंटी, और सब मोदी को आगे रख के कैडर पीछे से काम कर रहा है। शिवराज भी उस तरह से अब नहीं रख दिया, क्योंकि 2018 का अनुभव है बिल्कुल कि शिवराज के नाम के बावजूद आप हारे हो, लेकिन फिर भी शिवराज के हाथ में कमांड दी है आपने। कहते हैं लोग कि उसी समय चेंज कर देते, कोई नया चेहरा लाते तो शायद एक फ्रेश चेहरा होता। मेरा ये कहना है कि शिवराज जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बीच में जो ट्यूनिंग बनी, वो फिर वो शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, उसमें किसी और नए चेहरे को नहीं ला पाए। लेकिन अब वो सब कुछ बीजेपी नेतृत्व ने अपने अंदर कहीं ना कहीं रख दिया है, वो पत्ता वो बाद में ही खोलेंगे। तो उसके पीछे एक बड़ा कारण और भी है अरविंद जी, कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में फेस बदलने की बातें चल रही थी, लेकिन शिवराज ने जिस तरह से घोषणाएं की और उन घोषणाओं पे अमली जामा भी पहनाया, वो इसलिए क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये पता चल गया कि हम लाडली बहना योजना कमजोर स्थिति में आ गए हैं। अब लाडली बहना योजना लेकर आए और उन्होंने जिस तरह से पैसे अपने समय पे बांटना, मतलब महिलाओं के अकाउंट में डालना, और आज भाई दूज है तो भाई दूज के दिन भी उन्होंने शुभकामनाएं बहनों को दे दी है। तो ऐसी स्थिति में तो ये इमोशनल एक जो अटैचमेंट रखने की कोशिश शिवराज करते हैं, उसमें कमोबेश वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं, प्रभावित कर देते हैं। पर कमलनाथ का अनुभव, कमलनाथ जी ने जिस तरह से पूरे गरिमा के साथ, मैं बिल्कुल कहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने ये समय लिया, ये बीच का जो दौर निकाला, और कमलनाथ अब सारे जितने कैंपेन चल रहे हैं उसमें सबसे आगे, राहुल प्रियंका स्टार प्रचारक और एक सपोर्टर के रूप में और लीड कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश को कमलनाथ, उन्होंने तय किया समाजवादी पार्टी के साथ किस तरह से जाना है। उन्होंने कह दिया छोड़ो अब अखिलेश वखिलेश, ये भी उन्होंने साफ साफ मीडिया में चर्चित हो गया उनका। कपड़े फाड़ने वाली बात और पकड़ने वाली बात भी अब पीछे चली गई है, दोनों सामने आ गए हैं। तो अब जनता ने बहुत कुछ देख लिया कांग्रेस में भी। लेकिन कांग्रेस ने वही कर्नाटक की तर्ज पे, मुझे ऐसा लगता है, बात को मैं लेके उधर जाऊं कर्नाटक की, उम्मीदवारों को ज़्यादा महत्व दिया है, अपने अपने पॉकेट में काम करना शुरू किया। जिस तरह से एक केंद्रीय नेतृत्व और वहाँ से एक डेकोरम मेंटेन करते हुए दिल्ली से बीजेपी चली है और विधानसभा तक पहुंची है, लेकिन कांग्रेस उल्टा चली है। अपने विधानसभा के कैंडिडेट, लोकल इश्यूज, लोकल कैंडिडेट, उसने अपने आप को आगे रखा है, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस की जो स्थिति हम जानते हैं बहुत अच्छी नहीं है, और लगातार कई कांग्रेस में कई चुनाव हारे हैं और जनता के बीच
बीच में एक अलग सेंटिमेंट्स हो जाता है जब वो दिल्ली से बात चलती है कांग्रेस की, लेकिन जब स्थानीय स्तर पर कांग्रेसी नेता सामने आता है तो उसकी अपनी एक जमीनी स्तर पर पकड़ है, क्योंकि तो वो उसी पकड़ को लेके मध्य प्रदेश में जहां मध्य प्रदेश में सारी विधानसभा सीटों पर जहां तक कांग्रेस कैंपेनिंग कर रही है वो लोकल इश्यूज पे ज्यादा कर रही है और अपने कैंडिडेट को आगे रखना, और पार्टी थोड़ी पीछे दिखती है लेकिन कैंडिडेट आगे दिखता है। यहाँ पर पार्टी बहुत तेजी से आगे दिखती है, कैंडिडेट साथ में कहीं पीछे इस तरह से दिखता है कि बीजेपी और फिर कैंडिडेट। यहाँ पर कैंडिडेट मैं अपने आप को साबित करूंगा और फिर कांग्रेस, ये दोनों में बेसिक अंतर चल रहा है। तो स्थानीय वही कांग्रेस कर्नाटक की तरफ स्थानीय लोकल मुद्दे और फिर सरकार की घोषणा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो किस तरह से वो काम करेगी। तो कुल मिला के बातचीत का लब्बो लुबाब आपका बताएं, मैं अपना बता देता हूं कि ऐसा बिल्कुल सही कहा कि 1.5-2 महीने पहले जो स्थिति थी उसके बाद सरकार बीजेपी की थी, उसने ताबड़तोड़ फैसले किए, ताबड़तोड़ इम्प्लीमेंटेशन किए। कांग्रेस ने आरोप भी लगाया कि ये सब कुछ अब, और अभी भी आरोप लगाया है कि हमने जो घोषणा पत्र उसको आपने चुरा के और अपनी तरफ से कर दिया। तो ये नेहले पे देहले का गेम चलता रहेगा, क्योंकि जब कश्मकश की स्थिति होती है, एक व्यक्ति स्कोर को चेस करता हुआ आपके करीब आता हुआ दिखता है, और ये बात मीडिया में भी और आम जन में भी चलाती है कि अब बीजेपी ने गेन किया है, तो निश्चित तौर पर सतर्कता बढ़ जाती है। तो अपने अपने मुद्दे लेकर सब बहुत तेजी के साथ आएंगे। कांग्रेस ने अपने जो मुद्दे हैं उसको बहुत तेजी के साथ उठाना भी शुरू कर दिया है, और किस तरह से सरकार के कामकाज वो 3.5 साल के गिना रहे हैं तो वो 1.5 साल के गिना रहे हैं, और कुल मिला के ये कह रहे हैं हम ये योजना शुरू करेंगे, तो शिवराज बोल रहे हैं आपने तो वो योजनाएं बंद कर दी। अब ये सब जनता के पास पहुंच गई ये बातें, अब वो सारे विचार तोल लिए हैं, तोल मोल कर अब जनता फैसला करेगी कि सरकार किसकी होना चाहिए और उसके आधार पर हमारा विधायक किसको चुनना चाहिए। ये तो सरकार के कामकाज और किस तरह से विपक्ष ने अपनी बात को सरकार के सामने रखा है मुखर विरोध के साथ, उसका पावर क्या रहा है, उसकी इंटेंसिटी क्या रही है, ये भी जनता देखेगी और उसके आधार पर फैसला करेगी कि यहाँ पर अब मध्य प्रदेश के हित में अब किसकी सरकार होनी चाहिए। लेकिन कश्मकश है, 2018 आज दिखाई दे रहा है, परिणाम के बाद पता चलेगा कि विंध्य ने क्या किया, बघेलखंड ने क्या किया, निमाड़ ने क्या किया, मालवा किस तरह से बदला, और ये बड़े बड़े छत्रप जो आए हैं इन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा या नहीं, या जो पहले डिसाइड कर दिए गए थे कैंडिडेट उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया या नहीं। अब ये सब तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि मामला मध्य प्रदेश का बेहद रोचक हो गया है। बीजेपी ने निश्चित तौर पे कमबैक किया है और कांग्रेस के लिए चुनौती है कि जिस तरह से वो आगे बढ़ी है उस बढ़त को बनाए, किस तरह से वो रखे लोकल इश्यूज़ को उठाकर, या फिर अंत में अब वो कुछ नई बात लेके और अपनी तरफ हवा का बहाव जो है वो मोड़ेगी। अरविंद जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक बात चल रही थी, अगर हम 2 महीने पहले की बात करें तो जैसा कि चलता है हम देखते आए हैं कि फ्री की रेवड़ी, मतलब ये 1000 रुपये दे देना, 2000 रुपये दे देना, उसके खाते में डाल देना, ये चीज़ें थी। लेकिन आज अगर हम कांग्रेस और भाजपा दोनों का ही अगर घोषणा पत्र देखते हैं तो दोनों में ही वो चीज़ें बराबर नजर आ रही हैं, उसमें भी टसल है, दोनों में ही बराबर नजर आ रही है। अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अगर 1250 रुपये अपनी बहनों को दे रहे हैं तो वहीं कांग्रेस ने 1500 देने की बात, 3000 तक का सपना भी दिखाया। शिवराज सिंह ने 3000 तक देने की बात कही है। गैस सिलेंडर की बात करें तो उसमें अगर कांग्रेस शिवराज सिंह की सरकार ने अभी लाडली बहनों को जो है 470 रुपये या कुछ सब्सिडी 450 दी है, उज्ज्वला योजना और इनको 450 की सब्सिडी डालना शुरू की है। वहीं कमलनाथ ने भी 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात की है। फ्री एजुकेशन की बात ये कर रहे हैं, तो वो प्रियंका गांधी बोल गई है कि किस तरह से प्राथमिक स्तर पर, मिडिल स्तर पर, हाई स्कूल स्तर पर बच्चों के खातों में पैसा डालेंगे। तो ये वाली रेवड़ी जो मिला के सब एक दूसरे की, मध्य प्रदेश में दोनों ही दल अब रेवड़ी बांटने का काम सब एक दूसरे की योजनाओं को झाड़ पहुंच कर चमका कर कहीं ना कहीं पकड़ रहे हैं। तो ये तो जनता देख रही है। तो ये एक तरह से जनता की जीत बोले या जनता के मंतव्यों को समझना बोले या उनके सेंटिमेंट्स को समझना बोले कि सब उनके जो रोजमर्रा का जीवन है, अब उसके विकास के साथ साथ विकास की बात तो करना है, क्योंकि विकास का मुद्दा बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है, क्योंकि कुछ विकास हो चुका होता है, कुछ होने वाला होता है। जिनका हो चुका होता है वो खुश होते हैं और जहाँ अभी होने वाला होता है वो थोड़ा नाराज भी होते हैं। तो उनको समझाने में जो कामयाब हो गया कि भैया यहाँ तक तो सड़क बन गई, अब इतनी और हम बना ही देंगे, वो गारंटी, वरना आपने वो बना दी हो, मेरी नहीं बनी तो वोट नहीं। ये विकास में ये दिक्कत हो जाती है। तो विकास के मुद्दे पे तो है, लेकिन मतदाता बहुत खामोश है। और लेकिन आपको क्या लगता है ओवरऑल, चलिए आखिरी में बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वही 2018 सामने आ रहा है।
अब आखिरी मोमेंट में जिसने अपना मोमेंटम बना लिया, मेरा ये कहना है, मैंने अभी वही बात कही थी कि अगर केंद्रीय नेतृत्व मोदी का मोमेंटम बन गया, उसने मोमेंटम बना के दे दिया है, तो कैंडिडेट उस मोमेंटम को बनाए रखता है कि नहीं, उसको अपने जो उसकी सोच है वहां तक पहुंचा सकता है कि नहीं। और कांग्रेस ने जो मोमेंटम अभी तक बनाया था उसमें कहीं वो कमजोर ना हो जाए, इसकी वो पूरी कोशिश करेंगे। वो लोकल मुद्दों के साथ चलेंगे, ये राष्ट्रवादी मुद्दों के साथ चलेंगे। तो कुल मिला के एक का घोषणा पत्र अगर एक तरफ रख दिया जाए और दूसरा को हटा दिया, ऊपर से नाम हटा दिया जाए, तो समझ में नहीं आएगा कौन सा बीजेपी का है, कौन सा कांग्रेस का। कमोबेश वही जनता की बातें सामने रखी है। तो अब जनता को तय करना है कि वो आसान नहीं है अब वो वोट तय करना। वो फ्लोटिंग वोट, जो कमिटेड वोट है उनकी बात छोड़ दें, लेकिन जो फ्लोटिंग वोट है, वो जो सोचता समझता है क्या करना है क्या नहीं करना, उस तरफ जाता है। तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी उतनी कश्मकश है जितनी आपके और मेरे लिए। बिल्कुल सही बात है। तो अभी लीडिंग एज, क्योंकि सब जगह परसेंटेज जो था वोट का, वो कुछ पॉइंट से बीजेपी पिछली बार आगे थी, लेकिन सीटें कम थी। कांग्रेस देखते हैं कि अपना वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ा पाती है या नहीं बढ़ा पाती है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो अभी जैसे इन्होंने कहा है कि बीजेपी आगे आई है, अब कितना कांग्रेस को बराबरी पे ला के और आगे बढ़ेगी, या कांग्रेस उसको कितना भी पीछे खींचेगी, वो लाइन जो है उसी पे अभी दोनों खड़े हुए दिख रहे हैं। समय थोड़ा बीत जाने दीजिए, हो सकता है कि हमारे को भी कुछ स्पष्ट सामने आए। हम तो जो सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं वही बोल रहे हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही। ये हमने चर्चा में आपको अपने साथ शामिल किया है। आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए और चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। कुछ इसी तरह से हम पूरे प्रदेश के हमारे साथियों से बात करके कोशिश करेंगे हवा का रुख भांपने की। और देवास ज़िला हमारा गृह जिला है, यहाँ की बात भी हम निश्चित तौर पर जल्दी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।